Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with 7th chapter of Class 8 ICSE Physics, that is sound. In this class, we are going to study that what is sound. Next, we are having how sound is produced. Then we are going to study about important terms related to sound wave. Then we are having characteristics of sound. In characteristics of sound, we are firstly going to study about pitch. Then we are having loudness. Then we will study about timbre. सो वेरी फर्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग व्हाट इज साउंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि साउंड होता क्या है. तो साउंड क्या होता है, जैसे हमारे पास हमने पढ़ा था हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, उसी फॉर्म में जो साउंड है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. मतलब ये एनर्जी की फॉर्म है जिससे हमें कुछ सेंसिएशंस फील होती है ईयर्स में, कि हमारे ईयर में कुछ सेंसिएशन गई और वो सेंसिएशन से हमने कुछ सुना, कुछ हमारे क्या है कान में कुछ गया और हमने सोचा कि हाँ कुछ हमारे कान में गया और हमने कुछ सुना, उसे हम क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं. तो साउंड इज नथिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसिएशन ऑफ हियरिंग इन टू अवर ईयर्स, दैट इज नोन एज साउंड. ओके. तो नाउ माई क्वेश्चन इज दैट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. एक्चुअली साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है. तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और मैं ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करूंगी बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया, उस सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने स्ट्राइक कर दिया, तो अगर तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्या है, वाइब्रेट करेगा. वाइब्रेट करने का मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स है वो टू एंड फ्रो मूव किए. अभी टू एंड फ्रो क्या होता है, टू एंड फ्रो का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टिकल्स या तो ऐसे मूव किए या ऐसे मूव किए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वाइब्रेशंस, टू एंड फ्रो मोशन. अगर किसी भी पार्टिकल्स में ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी पार्टिकल्स में टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस होगा पार्टिकल्स में, तो उसे हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगा. तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, दैट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस इन एनी ऑब्जेक्ट. तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस. तो ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. तो एक्चुअली ह्यूमंस में क्या होता है कि ये थ्रॉट के नीचे यहाँ पे एक होता है वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स को हम लार्निक्स भी बोलते हैं. तो वॉइस बॉक्स में क्या होता है, वॉइस बॉक्स में टू लिगामेंट्स लगे होते हैं. ये वॉइस बॉक्स में टू लिगामेंट्स लगे होते हैं, वो टू लिगामेंट्स को हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स. समझ आ गया, वॉइस बॉक्स में टू लिगामेंट्स होते हैं और वो लिगामेंट्स को क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स. और वोकल कॉर्ड्स जो होता है वो स्ट्रेच्ड होता है अक्रॉस द लैरिंक्स. ये हमारा लैरिंक्स होता है पूरा, थ्रॉट के नीचे वाला जो सारा पोर्शन है उसको लैरिंक्स बोलते हैं, और जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो उसके लैरिंक्स के अंदर होते हैं, ठीक है. और उसमें क्या होता है कि जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स के अंदर एक नैरो स्लिट होती है, एक खाली मतलब कह लो कि एक नैरो स्लिट होती है. उस नैरो स्लिट में क्या होता है कि जब कभी भी एयर पास करते हैं नैरो स्लिट में, जब कभी भी हम बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारी लंग से क्या है, वो एयर पुश होती है और वो एयर कहाँ पे आती है, वो एयर आती है इस नैरो स्लिट में. जब ये नैरो स्लिट में एयर पास करती है तो जो हमारी ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, वो एयर के पास होने पे ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो एयर है वो उसको प्रेशर क्रिएट करेगा. जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो क्या करेगा, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे. तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे. वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. तो इसी अकॉर्डिंग क्या होता है, ह्यूमंस में भी साउंड प्रोड्यूस होता है बाय यूजिंग द वोकल कॉर्ड्स. तो वोकल कॉर्ड्स में एक्चुअली क्या था, वोकल कॉर्ड्स में नैरो स्लिट थे. जब एयर पास करती है नैरो स्लिट से, दैट अलाउ द वोकल कॉर्ड्स टू वाइब्रेट, एंड जब भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा. तो इसी तरह से ह्यूमन बींग्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग साउंड नीड्स अ मटीरियल मीडियम टू प्रोपागेट. जब भी साउंड को मूव करना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो साउंड को हमेशा मटीरियल मीडियम, या तो उसको कोई ना कोई पार्टिकल्स चाहिए, या तो उसको सॉलिड पार्टिकल्स चाहिए, या लिक्विड वाली कोई चाहिए, या क्या है गैशियस वाली स्टेट चाहिए. तो साउंड को हमेशा मटीरियल मीडियम चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोपागेट. प्रोपागेट मतलब इन ऑर्डर टू मूव. तो इसी प्रॉपर्टी ऑफ साउंड को मैं बोलती हूँ मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव क्या होता है, वो वाली प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी साउंड विच नीड्स अ मटीरियल मीडियम टू प्रोपागेट. अगर कोई भी थिंग, मान लो कोई साउंड है, साउंड को अगर मटेरियल मीडियम चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोपागेट, इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव. तो साउंड कौन सा एक्ट कर रहा है, साउंड कर रहा है एक्ट एज अ मैकेनिकल वेव. वाई साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, बिकॉज साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम इन ऑर्डर टू प्रोपागेट. तो यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक सॉलिड है, ठीक है, मैंने क्या किया, सॉलिड को हार्ड सरफेस से स्ट्राइक कर दिया. जब सॉलिड को हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करोगे तो सॉलिड में क्या होगा, वो वाइब्रेशंस होगी, मतलब टू एंड फ्रो मोशंस होगी पार्टिकल्स में. जब भी टू एंड फ्रो मोशंस होगी पार्टिकल्स में तो वो क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे साउंड, ठीक है. अभी देखो जो सॉलिड्स है उसमें तो पार्टिकल्स क्या है, वो टाइटली पैक्ड है ना. जब पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हो तो पहले क्या करेगा, फर्स्ट पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करेगा. जब फर्स्ट पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करेगा वो अपनी एनर्जी सेकंड को ट्रांसफर कर देगा, अब ये थर्ड को ट्रांसफर कर देगा, फोर्थ को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत नज़दीक हैं.
अगर पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होंगे तो वो साउंड को क्या करेंगे, फास्ट उसको मूव करने के लिए अलाउ करेंगे। तो क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें साउंड ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है, ठीक है। तो अब क्या भी हो गया कि सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, वेरी नियर बाय पार्टिकल्स आर देयर। जब भी कोई सॉलिड थिंग से हम इस पार्टिकल्स को स्ट्राइक करेंगे तो पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन मूव करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगी, वाइब्रेशन सेटअप होगी। वाइब्रेशंस होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। इन अ सिमिलर मैनर वी आर हैविंग एयर पार्टिकल्स ऑल्सो। जब भी एयर पार्टिकल्स में क्या होता है कि कोई वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है एयर पार्टिकल्स में, जब भी मतलब कोई हम स्पीकर वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो साउंड है वो ट्रेवल करता है। साउंड ट्रेवल क्या करता है, इन पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाता है। तो जब भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो एनर्जी को नेक्स्ट पार्टिकल्स में दे देंगे, नेक्स्ट पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो साउंड है वो वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ मटीरियल मीडियम। इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, ओके। So in solids, sound travel more faster as compared to liquid and as compared to gaseous. Means in gaseous state, sound travel very least. Okay? क्यों ये आंसर ऐसे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स है बहुत नज़दीक होते हैं। पार्टिकल नज़दीक होने से क्या होता है, वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जल्दी जल्दी हो जाती है। वो पार्टिकल्स क्या है, इजीली वो ट्रांसफर कर देते हैं एनर्जी को, तो साउंड जल्दी प्रोपागेट कर लेता है, मूव कर लेता है। लिक्विड्स में पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स दूर होने से एनर्जी ट्रांसफर थोड़ी कम होती है, तो इसमें थोड़ा साउंड कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और गैसेस में तो पार्टिकल्स और भी दूर होते हैं। जब पार्टिकल्स और भी दूर होंगे तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो भी कम होगी। अगर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कम होगी तो गैसेस में जो साउंड ट्रेवल है वो उसकी स्पीड जो है वो स्लो होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग, इन एयर द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। जैसे हमने रीड किया था लाइट एनर्जी में, जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये लाइट की स्पीड होगी। अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि साउंड की स्पीड कितनी है, कितने स्पीड से साउंड मूव करता है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन में जो साउंड है वो कितने स्पीड पे मूव करता है, 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, ठीक है। और अगर हम इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करी जाए, अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इन टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी इंक्रीज करी जाएगा। तो स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगी तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैविंग फिफ्थ पॉइंट। इन फिफ्थ पॉइंट वी आर हैविंग साउंड ट्रेवल एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब साउंड होती है ना, जो साउंड होती है वो साउंड प्रोड्यूस होती है, ट्रेवल होती है एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ध्यान से देखो। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी मटीरियल ले लिया और अगर मैं मटीरियल को स्ट्राइक कर रही हूँ कोई हार्ड सर्फेस से, तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे ना मटीरियल के, जो पार्टिकल्स होंगे मटीरियल के, वो पैरेलल जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। अगर साउंड भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और मटेरियल मीडियम जो पार्टिकल्स है वो भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड भी, और मटेरियल मीडियम के पार्टिकल्स भी जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेशन मतलब कि वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और साउंड भी ऐसे ही जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ आ गया। और सेकेंड हमारे पास होता है ट्रांसवर्सल वेव। सेकंड हमारे पास क्या होता है, ट्रांसवर्सल वेव। तो ट्रांसवर्सल वेव में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी हार्ड सरफेस है उसको मैं स्ट्राइक कर रही हूँ किसी सरफेस से, तो क्या होगा, जो इसके पार्टिकल्स होंगे, इस सरफेस के पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, और जो साउंड है वो ऐसे मूव करेगी, ठीक है। जो साउंड है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और जो उसके पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर ऐसे मूव करेंगे और उसके जो वाइब्रेशन है वो टू एंड फ्रो ऐसे होंगी। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या था कि अगर जो मटेरियल मीडियम के पार्टिकल्स है वो पैरेलल मूव करे, इस तरह मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल वेव की पहले डायग्राम देख लो। ये डायग्राम है ट्रांसवर्सल वेव की। ये जब वेव है ना, वो वेव किसकी है, ट्रांसवर्सल वेव की, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे मूव कर रहे हैं इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड साउंड इस तरह मूव कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल वेव है। अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव की देखो। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो ऐसे मूव करते हैं, जैसे ये वाले पार्टिकल्स है। कुछ पार्टिकल्स कैसे होते हैं, जैसे नज़दीक नज़दीक होते हैं, और कुछ पार्टिकल्स वेरी फार अवे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं। अब जब भी जो पार्टिकल्स है वो साथ साथ होते हैं उसे हम बोलते हैं कौन सा रीजन, उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन रीजन। और जब भी पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उसे हम बोलते हैं रेयरफैक्शन रीजन। कौन सा रीजन है, ये रेयरफैक्शन रीजन है, रेयरफैक्शन। और जो पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक होंगे उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन रीजन, दिस वन कंप्रेशन रीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम है किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की, और ये डायग्राम हमारे पास है ट्रांसवर्सल वेव की, ठीक है।
तो ये ऐसे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन बनता कैसे वो देखो। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क एक ऐसा डिवाइस है जो साउंड प्रोड्यूस करता है व्हेन वी स्ट्रक इट विद द हार्ड सरफेस। जब मैं इसको क्या करूंगी, हार्ड सरफेस से स्ट्रक करूंगी तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस करेगा वो ध्यान से देखो। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगा, जो भी इसके साथ वाले जो एयर पार्टिकल्स होंगे पहले वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा एयर पार्टिकल्स को। एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन मूव करना शुरू कर जाएंगे। जब वो एयर पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन मूव करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, पहले स्टार्टिंग वाले पार्टिकल्स क्या होंगे, काफी साथ साथ होंगे तो वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे। बाद में वो अपनी एनर्जी क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। जब वो एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे तो वो पार्टिकल्स क्या दूर दूर चले जाएंगे। अब ये जो पार्टिकल्स में एनर्जी मैंने ट्रांसफर कर दी, जो इस पार्टिकल्स ने सेकंड को एनर्जी ट्रांसफर कर दी, अभी वो वाले पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे। तो वो पार्टिकल्स में क्या होगा, जो पार्टिकल नजदीक आ रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, और जो पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन रीजन। तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमेशा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का रीजन होता है। ठीक है। जो ट्रांसवर्सल वे में ये अपर वाली लाइन होती है इसे हम बोलते हैं क्रस्ट, ये वाली होती है क्रस्ट, और जो डाउनसाइड वाली लाइन होती है इसे हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है। अपर वेव इज द क्रस्ट एंड डाउनसाइड वेव इज द ट्रफ। सो नेक्स्ट वी हैविंग सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ साउंड वेव। साउंड वेव में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। ये हमारे पास साउंड वेव है, एक्चुअली ट्रांसवर्सल वेव है, तो इसी चैप्टर में हम पूरा ऐसे वेव कंसिडर करेंगे कि हम ट्रांसवर्सल वेव ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वेव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना शो किया, ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक वेव ने कितना शो किया उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ गई, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। एक पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक कितना मैक्सिमम जो है डिस्टेंस शो किया उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है, ये सारी जो है ये मीन पोजीशन ही है, मतलब मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम तक उसने कितना डिस्टेंस, कितनी डिस्प्लेसमेंट शो की उसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। सिमिलरली एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो मीटर। मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म वी आर हैविंग वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है साथ साथ वाली, जो डिस्टेंस होता है साथ साथ वाली क्रस्ट में, और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। साथ साथ वाली ट्रफ में या साथ साथ वाली क्रस्ट में कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे वो क्या है, वेवलेंथ है। तो या तो ये वाली डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल लैम्डा। इसे हम बोलते हैं लैम्डा, ऐसे LAMBDA, लैम्डा। ठीक है। तो लैम्डा सिंबल है उसका, और इसका जो है एसआई यूनिट देखो। वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टू ट्रफ। तो ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। सिमिलरली वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। क्लियर। Next we're having third important term, and that third important term is frequency. So what do you mean by frequency? See carefully. Frequency of the sound wave is the number of oscillations completed per unit time. एक सेकेंड में एक वेव ने कितनी फ्रीक्वेंसी या कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट किए उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कि यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड का टाइम पीरियड है, और यहाँ से लेके और यहाँ तक ये भी कितना है, 1 सेकेंड का टाइम पीरियड है। ठीक है। 1 सेकेंड के टाइम पीरियड में एक वेव ने कितनी ऑसिलेशंस शो की। अभी ऑसिलेशंस क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट कर लो, फर्स्ट अपर देन लोअर, 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ देन ओके। ये हमारे पास होता है एक ऑसिलेशन। इसमें क्या किया, 1 सेकेंड में एक तो ये वाली एक ऑसिलेशन कंप्लीट की। अभी यहाँ से स्टार्ट करके एक क्रस्ट एंड एक ट्रफ यहाँ तक, तो 1 सेकेंड में उसने कितनी ऑसिलेशन शो की, उसने एक तो एक देन 2, उसने 2 ऑसिलेशन शो की। तो इसे हम बोलते हैं कितनी ऑसिलेशन शो की इन पर यूनिट टाइम, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है। और अगर सिमिलरली मैं इसकी बात करूं तो इसने 1 सेकेंड में क्या किया, अभी यहाँ से स्टार्ट कर लो 1 देन 2, एक रस्ट लेना है एक ट्रफ लेना है। अभी यहाँ से स्टार्ट कर लो, एक रस्ट लेना है एक ट्रफ लेना है। यहाँ से स्टार्ट करो, एक क्रस्ट एक ट्रफ देन अगेन एक क्रस्ट एक ट्रफ। तो कितनी मूव की, 1 2 3 4। तो उसने सेम 1 सेकेंड में 4 टाइम्स ऑसिलेट किया, और इसने 1 सेकेंड में 2 टाइम ऑसिलेट किया। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बी वाले की। तो ए और बी में से बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और ए की फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी समझ आ गया कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, एक टाइम में एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन उसने कंप्लीट की उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी।
नाउ वी आर हैविंग द एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। हर्ट्स क्या होता है? हर्ट्स एक साइंटिस्ट का नेम है। साइंटिस्ट का नेम क्या है? एच आर हर्ट्स। तो साइंटिस्ट का नेम है एच आर हर्ट्स। तो एच आर हर्ट्स के नेम से, साइंटिस्ट नेम की इसकी एसआई यूनिट बनी, दैट इज हर्ट्स। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एच कैपिटल जेड स्मॉल। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू। ऐसे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को, ऐसे करके वी बना के ऊपर लेके जाना है। तो सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू एंड एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। ओके। सो नेक्स्ट वी हैविंग टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? देखो ध्यान से कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए एक वेव ने कितना टाइम लिया। ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए एक वेव ने कितना टाइम लिया, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ये वाला अगर तो इसको देखो ध्यान से, अगर तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है तो ये भी टाइम पीरियड है कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम पीरियड लिया, वो भी टाइम पीरियड है। और यू कैन से टाइम टेकन बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, और यू कैन से टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। यहाँ पे क्रस्ट भी लिख सकते हो आप। तो टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ में, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? द टाइम टेकन बाय द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड टाइम टेकन बाय द टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, दैट इज ऑल्सो नोन एज टाइम पीरियड। और यू कैन से द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन टू बी कंप्लीट, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो टाइम पीरियड का सिंबल क्या होता है? टाइम पीरियड का सिंबल होता है कैपिटल टी। ठीक है। और उसकी एसआई यूनिट क्या है? टाइम पीरियड की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो सिंबल इज टी एंड एसआई यूनिट इज सेकंड। Now we are having a relation between frequency and time period. Frequency is new and time period is t. और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या है, ये आपने लर्न रख लेना बस, कि जो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड होते हैं ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 ओवर टाइम पीरियड, और यू कैन से टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। अभी कभी न्यूमेरिकल आ जाए ना कि फ्रीक्वेंसी गिवन है, टाइम पीरियड निकाल दो, तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर रिवर्स आ जाए कि टाइम पीरियड गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकाल दो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t, और यू कैन राइट इनवर्स ऑल्सो, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/frequency। ओके। तो नेक्स्ट वी हैविंग 6 इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज वेव स्पीड। तो वेव स्पीड का मतलब क्या होता है? एक वेव ने कितना ऑसिलेशन और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, उसे हम बोलते हैं वेव स्पीड। ठीक है। द डिस्टेंस थ्रू विच साउंड वेव ट्रेवल इन द गिवन मीडियम, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया साउंड वेव में एक यूनिट टाइम में, उसे हम बोलते हैं वेव स्पीड। वैसे भी हम मैथ्स में क्या करते हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम ना, कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया कितने टाइम पीरियड में, वैसे होता है हमारे पास वेव स्पीड भी। तो वेव स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साउंड वेव इन द यूनिट टाइम, उसे हम बोलते हैं वेव स्पीड। वेव स्पीड का सिंबल क्या होता है? वेव स्पीड का सिंबल होता है वी। वेव स्पीड सिंबल इज वी एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है वेव स्पीड का? जैसे हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, वी नो ना, स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कैसी है? वेव स्पीड है ना, v इज इक्वल्स टू, और डिस्टेंस कौन सा है? ये डिस्टेंस हमारे पास वेव लेंथ वाला डिस्टेंस, कि ये टू कॉन्जिक्यूटिव में कितना डिस्टेंस, उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो उसे हम, वेव डिस्टेंस इज नथिंग बट लैम्डा। तो ये आ जाएगा लैम्डा। और टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड, तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला फॉर द वेव स्पीड, दैट इज लैम्डा ओवर, और यू कैन से वेव लेंथ ओवर टाइम पीरियड। नेक्स्ट वी हैविंग रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अभी हमने फॉर्मूला एक निकाला कि वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है? वेव स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड। इतना समझ आ गया? ठीक है। अभी क्या करो, इसको लिख सकती हूँ मैं, वेव स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई 1 ओवर टाइम पीरियड, क्योंकि लैम्डा मल्टीप्लाई 1 विल गिव यू लैम्डा ओनली, वेवलेंथ मल्टीप्लाई 1 विल गिव यू वेवलेंथ ओनली ना। तो 1/टाइम, 1/टाइम का मतलब क्या? अभी हमने अभी फाइंड आउट किया कि 1 जो टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है? वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना, तो 1/टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या करो, वेव स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई 1/t की जगह पे रख दो यहाँ पे न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास वेव स्पीड, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी में। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। ओके। So now we are having some numericals related to the sound chapter. Very first numerical we are having the frequency of the sound is 500 hertz. मेरे पास यहाँ पे frequency given है, new given है 500 hertz. What is the time period? Time period कितना होगा of vibration of a medium particle? मतलब मेरे को यहाँ पे time period को find out करना है। या तो time period को आप capital T में भी represent करते हो, small t में भी represent कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है। तो हमने क्या करना है, frequency given है, time period निकाल लो। तो हमें पता ना time period और frequency में क्या relation होता है? Time period is equals to 1/frequency. They are inversely proportional to each other. तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/500। तो 1/500 को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? इट विल बी, अब क्या करो, इसको डिवाइड करना शुरू कर दो। जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम बाहर रखते हैं और जो न्यूमिनेटर उसको अंदर रख लो। ठीक है। तो 500 के टेबल में 1 तो जा नहीं रहा, तो अभी क्या करें, 0 डाल दें, 0 पॉइंट
इसमें 0 डाल लो, अभी 500 के टेबल में 10 भी नहीं जाता तो एक और 0 डाल लो, एक और 0, देन अगेन 1 0, अगेन 1 0। 500 के टेबल में 1000 कहाँ पे जाता है? 2 पे, तो कितना आ जाएगा? इट विल बी 0.002 सेकेंड। तो इतना आंसर आ गया हमारे पास टाइम पीरियड का। ओके, next we're having second example. So second example we are given with frequency of tuning fork is 512 hertz. मेरे पास यहाँ पे frequency given है, frequency is equals to 512 hertz. If the speed of sound in air is this much, अगर मेरे पास यहाँ पे speed of sound given है, मतलब मेरे पास यहाँ पे v की वैल्यू given है, that is 344 मीटर पर सेकेंड, then find the value of wavelength. मेरे को wavelength की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने अभी रिलेशन देखा ना वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में, दैट इज वेव स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन होता है वेव स्पीड, लैम्डा, यू कैन से वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। वेव स्पीड कितनी है? 344 इज इक्वल्स टू लैम्डा कितना मैंने फाइंड आउट करना है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 512। तो 512 इधर प्लस में इधर आके डिवाइड कर दो, इट विल बी 344 ओवर 512 इज इक्वल्स टू लैम्डा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? इट विल बी 0.67 इक्वल्स टू लैम्डा, और लैम्डा की यूनिट लिखो, लैम्डा की ऐसी यूनिट क्या होती है? मीटर, तो 0.67 मीटर इज द आंसर। तो मेनली इस चैप्टर में हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ने जा रहे हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से? पहले तो हमारे पास है पिच, देन वी आर हैविंग लाउडनेस, ओके, देन वी आर हैविंग लाउडनेस एंड देन वी आर हैविंग टिम्बर। टिम्बर यू कैन से क्वालिटी ऑफ साउंड। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वी आर हैविंग पिच ऑफ अ साउंड। तो पिच ऑफ साउंड क्या होता है? पिच ऑफ साउंड वो वाली कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब साउंड की, जो बताता है कि हमारी आवाज़ है वो कितनी श्रिल है, या कितनी श्रिल मतलब कितनी शार्प है, कितनी तीखी है। कि मेरी जो आवाज़ है, किसी की आवाज़ है, जो भी साउंड है, वो साउंड कितना श्रिल है, कितना तीख है, या कितना ब्रॉड है, कितना भारी है। वो श्रिलनेस और ब्रॉडनेस ऑफ साउंड को डिटरमाइन करने के लिए मैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यूज़ करती हूँ? मैं यूज़ करती हूँ पिच ऑफ अ साउंड। किसी की आवाज़ या कोई भी साउंड कितनी तीखी है और कोई भी साउंड कितनी भारी है, वो उसे हम बोलते हैं पिच ऑफ अ साउंड। क्लियर? तो हेयर वी आर हैविंग अ वेव ग्राफ फॉर द पिच ऑफ द साउंड। अगर तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा हो इन द पर्टिकुलर टाइम, मतलब ये सेम टाइम पीरियड है, फॉर एग्जांपल ये भी 5 सेकंड का टाइम पीरियड है और ये भी 5 सेकंड का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो अगर सेम टाइम पीरियड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होने से क्या होगा? उसकी पिच हायर होगी। पिच हायर मतलब उसकी आवाज़ है वो तीखी होगी। अगर सेम टाइम पीरियड में क्या होगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम मतलब उसकी लोअर पिच होगी। लोअर पिच मतलब उसकी आवाज़ भारी होगी। तो हायर पिच मीन्स श्रिल साउंड and lower pitch means hoarse sound. Hoarse sound means broad sound, or you can say broad sound. Clear? Next we are having pitch and frequency. पिच जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी से। आप वेव से देख लोगे कि अगर तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इन पर यूनिट टाइम, कि अगर तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है और यू कैन से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसमें जो पिच है हायर होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है और यू कैन से नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम है, उसकी जो पिच है वो लोअर होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, एंड लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज द पिच। सो पिच एंड फ्रीक्वेंसी दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर? जैसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी वैसी पिच इंक्रीज होगी, मतलब वैसी जो आवाज़ है वो श्रिल होगी, तीखी होगी। और अगर वो फ्रीक्वेंसी कम वाली साउंड है, फ्रीक्वेंसी कम वाली साउंड मतलब लोअर पिच वाली साउंड है, लोअर पिच मतलब वो आवाज़ भारी होगी। ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग एडजस्टमेंट ऑफ पिच एंड फ्रीक्वेंसी इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम पिच और फ्रीक्वेंसी को कैसे एडजस्ट करते हैं? देखो पहले तो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारे पास विंड इंस्ट्रूमेंट। तो विंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जैसे कि फ्लूट, शहनाई, विसल, ये सभी क्या होते हैं? विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये सभी कौन से इंस्ट्रूमेंट है? विंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें क्या होता है? कुछ होल्स होते हैं। जब भी होल्स में हम क्या करेंगे, अगर तो हमारे माउथ से या हमारे लिप से क्या करेंगे, एयर को अंदर मतलब फिल करेंगे, तो उसमें जो इनसाइड वाले एयर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एयर पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। हम क्या करेंगे? इन होल से इनसाइड में क्या करेंगे? एयर सेंड करेंगे। तो एयर सेंड करने के बाद क्या होगा? इनसाइड में वो हॉलो होगा। जो ये फ्लूट या शहनाई है ना, ये इनसाइड में हॉलो होती है। हॉलो मतलब इसमें क्या होते हैं? एयर पार्टिकल्स होते हैं। तो जब भी इस होल से हमने क्या किया, माउथ की हेल्प से हमने एयर को सेंड किया अंदर, तो एयर को सेंड करने पे क्या होगा? जो एयर पार्टिकल्स इनसाइड में होंगे ना, वो एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। और जो इनसाइड वाले पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे विंड इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करते हैं। ठीक है। और विंड इंस्ट्रूमेंट में जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। अगर तो मैं लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम स्मॉल लूँगी तो उसमें क्या होगा? हायर फ्रीक्वेंसी होगी। उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर मैं स्मॉल लेंथ वाली यूज़ कर रही हूँ कोई भी विंड इंस्ट्रूमेंट, स्मॉल लेंथ मतलब हायर फ्रीक्वेंसी। अगर हायर फ्रीक्वेंसी है तो उसकी पिच भी क्या होगी? हायर होगी। मतलब अगर तो मैंने स्मॉल लेंथ वाला कोई विंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया तो उसमें आवाज़ कौन सी आएगी? उसमें आवाज़ आएगी श्रिल आवाज़। श्रिल मतलब तीखी आवाज़ आएगी। और अगर मैंने क्या किया, कोई लंबी मतलब यूज़ कर ली,
कोई ज़्यादा लेंथ वाली यूज़ कर ली विंड इंस्ट्रूमेंट। ज़्यादा लेंथ वाले इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होगा कि उसमें जो होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी मतलब उसमें पिच कम होगी। अगर पिच कम होगी तो उसमें जो आवाज़ है वो ज़्यादा भारी आएगी, उसमें क्या ब्रॉड और हॉर्स साउंड आएगी। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि जो श्रिलनेस ऑफ साउंड है, जो आवाज़ तीखी होती है वो तीखी कैसे इंक्रीज होगी, अगर मैं लेंथ को क्या करूँ, लेंथ ऑफ एयर वाइब्रेटिंग कॉलम को क्या करूँ, रिड्यूस कर दूँ। जब हम लेंथ को रिड्यूस कर देंगे तो आवाज़ श्रिल आएगी, लेंथ को ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो जो आवाज़ है वो हॉर्स आएगी या वी कैन से ब्रॉड आएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वी आर हैविंग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम फ्रीक्वेंसी और पिच को कैसे एडजस्ट करते हैं। पहले तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल कौन से, लाइक पियानो, सितार, वायलिन, गिटार, वीणा, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे नेम से क्लियर है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या होगा, इन इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रिंग्स लगे होंगे, ऐसे वायर्स लगी होंगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, कुछ मेटालिक स्ट्रिंग्स होती हैं जो डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट थिकनेस की होती है। ये जो स्ट्रिंग्स होती है ना, ये स्ट्रिंग डिफरेंट मटेरियल की होगी, डिफरेंट थिकनेस की होगी। कोई ज़्यादा मोटी होंगी, कोई ज़्यादा पतली होंगी, थिक होंगी, थिन होगी। ठीक है। तो इनमें क्या होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो डिपेंड करती है डेंसिटी, थिकनेस, टेंशन एंड लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर तो मैं क्या करूँ, डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग या थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को इंक्रीज डिक्रीज कर दूँ तो उससे फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाएगी। तो अगर तो मैं लेंथ थिन वायर की ले रही हूँ, इस गिटार में फॉर एग्जांपल मैंने थिन वायर ली है, तो थिन वायर में क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस मतलब ज़्यादा पिच वाली साउंड आएगी। ज़्यादा पिच मतलब श्रिलर साउंड आएगी, तीखी आवाज़ आएगी फॉर द थिन वायर। और अगर मैंने थिक वायर ले ली तो थिक वायर में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लेस होगी। फ्रीक्वेंसी लेस मतलब क्या होगा, पिच लेस होगी। पिच लेस मतलब क्या होगी, जो आवाज़ आएगी वो ब्रॉड आएगी, थोड़ी भारी आवाज़ आएगी गिटार में से और यू कैन से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में से। तो जब फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज़ करते हैं, अगर मैंने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करना है, तो सेकंड वे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेंशन। कि अगर मैं यहाँ पे टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग को इंक्रीज या डिक्रीज कर दूँ, तो टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग को इंक्रीज डिक्रीज करने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैविंग मैम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। तो मैम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, लाइक ढोलक, तबला, ड्रम, बोंगो, दिस ऑल आर द मैम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स। और मैम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रेच्ड मैम्ब्रेन लगा होता है। यहाँ पे जो एक क्या होता है, एक स्ट्रेच्ड मैम्ब्रेन लगा होता है और उसका जो टेंशन होता है मैम्ब्रेन का, वो हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। टाइटनेस ऑफ दैट मैम्ब्रेन वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय द मीन्स ऑफ स्ट्रिंग्स। यहाँ पे ना कुछ स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, ये कुछ स्ट्रिंग्स लगे होते हैं। इन स्ट्रिंग्स की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, इनकी टेंशन को क्या कर सकती हूँ, मैम्ब्रेन की टेंशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ, मतलब टाइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है। तो मैं इसकी टेंशन को कैसे इंक्रीज डिक्रीज करूँगी, जो इसमें मेटल रिंग्स लगे होते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, स्ट्रेच कर सकती हूँ, लूज कर सकती हूँ, टाइट कर सकती हूँ बाय यूजिंग दीज मेटल रिंग्स। ठीक है। और जब ये स्ट्रेच्ड मैम्ब्रेन को मैं क्या करती हूँ, कोई भी हार्ड सर्फेस से स्ट्राइक करती हूँ ना, तो हार्ड सर्फेस से स्ट्राइक करने पे क्या होता है, ये मैम्ब्रेन टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देती है। और जब कोई भी थिंग टू एंड फ्रो मूव करती है तो वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो जब मैंने कोई भी हैमर से या मैंने उसको टैप किया, टैप करने से क्या होगा, मैम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी और वाइब्रेट करने से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और अगर तो जो साइज़ है मैम्ब्रेन का वो स्मॉल हुआ, अगर तो साइज ऑफ मैम्ब्रेन स्मॉल है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस साइज ऑफ मैम्ब्रेन इज स्मॉल, तो उसमें क्या होगा, और जो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग है वो ज़्यादा हो, तो उसमें क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी। स्मॉल द मैम्ब्रेन और यू कैन से हायर द टेंशन, इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वाली साउंड प्रोड्यूस होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब पिच ज़्यादा, पिच ज़्यादा मतलब श्रिलर साउंड, तो यहाँ पे श्रिलर साउंड प्रोड्यूस होगा। और इनवर्स इफ़ वी आर हैविंग द मोर एरिया मैम्ब्रेन, अगर मोर एरिया का मैम्ब्रेन होगा और टेंशन इसमें लेस होगी, तो यहाँ पे ब्रॉड और हॉर्स और यू कैन से भारी आवाज़ आएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैविंग मोनोटोन। मोनोटोन का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, टोन मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी। अगर कोई भी साउंड की सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड हो, सिंगल फ्रीक्वेंसी मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोनोटोन, तो आपको समझ आया, कुछ मज़ा आया, नहीं आया ना। मज़ा मतलब क्या है कि अगर मैं अपनी पिच को या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूँ, अगर मैं कुछ टाइम पे ज़्यादा बोल रही हूँ, कुछ टाइम पे कम बोल रही हूँ, तो वो अच्छा लगता है सुनने वालों को भी। तो इसे हम बोलते हैं मोनोटोन, कि अगर मैं सिंगल फ्रीक्वेंसी में बोली जा रही हूँ उसको हम बोल रहे हैं मोनोटोन। और जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ये ट्यूनिंग फॉर्क एग्जाम्पल है, ये ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट है वी विल स्टडी अबाउट द ट्यूनिंग फॉर्क। तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या करता है, मोनोटोन वाली साउंड प्रोड्यूस करता है ना, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली साउंड। तो हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क एक यू शेप्ड मेटालिक डिवाइस है जिसमें एक हैंडल लगा होता है और यू कैन से स्टेम लगा होता है और 2 टाइम्स प्रॉन्ग्स लगे होते हैं, और इसे हम बोलते हैं प्रॉन्ग्स, 1 प्रॉन्ग, सेकंड प्रॉन्ग, इसे हम बोलते हैं प्रॉन्ग्स, और इसे हैंडल को बोलते हैं हम स्टेम। ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क की, वो डिपेंड करती है मटीरियल ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, कि ट्यूनिंग फॉर्क का मटीरियल कैसा है। ट्यूनिंग फॉर्क के मटीरियल पर डिपेंड करती
करती है फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्सो ऑन द डायमेंशंस ऑफ द प्रॉन्ग्स, कि डायमेंशंस ऑफ द प्रॉन्ग कैसे हैं, अगर डायमेंशंस कम है ज़्यादा उससे क्या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। और सिर्फ जो है वो इसी पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, एक तो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क एंड सेकंड डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द प्रॉन्ग्स। ठीक है, हमें ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसीज ये वाली मिल जाएंगी, या तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इतनी होगी या इतनी, मतलब ये वाली हम इजीली क्या करते हैं स्कूल लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं, स्कूल लैब में फिजिक्स लैब में यूज़ करते हैं। और जो ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हमारी म्यूजिकल स्केल, जो म्यूजिकल नोट्स है ना सारे गामा वाली, वो उससे क्या मैच कर रही है। नाउ वी आर हैविंग सेकंड करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दैट इज लाउडनेस ऑफ साउंड। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हमने रीड कर ली, दैट इज पिच। नाउ वी आर हैविंग सेकंड करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दैट इज लाउडनेस। तो लाउडनेस का मतलब क्या है, जैसे नेम सुजेस्ट कर रहा है लाउडनेस, कोई आवाज कितनी लाउड है या कितनी फेंट है, कितनी ऊंची है कितनी कम है, उसे हम क्या बोलते हैं लाउडनेस। द डिग्री ऑफ सेंसिएशन प्रोड्यूस्ड इन नियर बाई साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस, की जो नियर बाई वाला साउंड है, जो ऑब्जेक्ट है वो कितना लाउड या कितना फेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम बोलते हैं लाउडनेस। जैसे स्पीकर है, स्पीकर की लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, जो स्पीकर की लाउडनेस है वो ज़्यादा होगी। और हेयर वी आर हैविंग बर्ड, बर्ड की साउंड क्या होगी, बर्ड की साउंड की लाउडनेस क्या है, ज़्यादा कि कम, बर्ड की साउंड की लाउडनेस हमेशा कम होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है सेंसिएशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द नियर बाय ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलते हैं लाउडनेस। तो लाउडनेस एक करेक्टरिस्टिक है साउंड की, जिससे हमें पता लगता है, हम डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कोई साउंड कितना लाउड है, कोई साउंड कितना फेंट है। फेंट को हम फैबल भी बोलते हैं, फेंट को हम सॉफ्ट साउंड भी बोलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैविंग फैक्टर इफेक्टिंग लाउडनेस। जैसे हमने पिच के केस में पढ़ा था कि जितनी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा होगी, जितनी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा होगी उतनी पिच ज़्यादा होगी। और सेकंड हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड में। एक वेव में अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी तो उसकी जो लाउडनेस है वो ज़्यादा होगी, अगर एक वेव में एम्पलीट्यूड कम है तो उसकी लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, हियर वी आर हैविंग द वेव फॉर्म फॉर दिस। अगर तो क्या होगा कि लो एनर्जी वाली वेव होगी तो लो एनर्जी वाली वेव की लाउडनेस भी लो होगी। इसकी वेव लो कैसे है, देखो अगर मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल रही हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे बोला मतलब मैं अपनी एनर्जी कम वेस्ट कर रही हूँ। एनर्जी कम वेस्ट मतलब क्या होगा कि जो मेरी साउंड है वो भी कम होगी, इसमें लो एनर्जी वेव है। और अगर मैं चीख चीख के बोल रही हूँ, ऊंची ऊंची बोल रही हूँ, तो उसमें क्या होगा कि मैं हाई एनर्जी यूज़ कर रही हूँ। अगर हाई एनर्जी होगी तो उसकी क्या होगी, एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा मतलब उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मोर इज द एम्पलीट्यूड मोर इज द लाउडनेस, लेस इज द एम्पलीट्यूड लेस इज द लाउडनेस। सो लाउडनेस और एम्पलीट्यूड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Second factor affecting loudness is loudness depend upon the distance between the source of sound and the listener। अगर तो source of sound और listener में जो distance बहुत नज़दीक है, वो जो source of sound है जो listener है वो बहुत साथ साथ खड़े हैं, तो उसमें क्या होगा कि loudness जो वो ज़्यादा होगी। और अगर वो क्या है कि speaker तो बहुत दूर है और मैं बहुत दूर खड़ी हूँ, तो उसमें क्या होगा, मेरे को कम आवाज़ सुनेगी ना, soft sound सुनेगी, तो उसमें क्या होगा कि जो loudness है वो मेरे को कम सुनेगी। तो it also depend upon the distance between the source of sound and the speaker। If there is less distance between the source of sound and speaker, अगर कम distance है तो more loudness will be there, and if more distance is there then less loudness will be there। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ लाउडनेस वी आर हैविंग लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सर्फेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अगर तो सर्फेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, लाइक इन दिस केस, अगर तो सर्फेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ज़्यादा है उसमें ज़्यादा लाउडनेस होगी। अगर सर्फेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज लेस, इसमें कम लाउडनेस होगी, इसमें ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा, इसमें कम लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। हेयर वी आर हैविंग द वेव फॉर्म एंड द लाउडनेस, कि अगर एम्पलीट्यूड वाली ज़्यादा वेव फॉर्म हुई तो उसमें लाउडनेस ज़्यादा होगी, तो अगर वेव में एम्पलीट्यूड कम हुआ तो उसमें जो लाउडनेस है वो कम होगी। तो आप क्या कर सकते हो, वेव फॉर्म को देख सकते हो कि इसमें लाउडनेस ज़्यादा है कि इसमें लाउडनेस ज़्यादा। वेव फॉर्म को देखो, जिसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा उसमें लाउडनेस ज़्यादा, जिसमें एम्पलीट्यूड कम उसमें लाउडनेस कम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैविंग लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ पर्सन। सेंसिटिविटी ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन होता है जो इजीली लाउड साउंड सुन लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो तो उसकी मतलब हो गया। बट कई जैसे एज्ड पर्सन होते हैं, एज पर्सन को लाउड साउंड अच्छा नहीं लगता, तो उससे क्या होता है उनके हेडेक होता है, उनको नहीं अच्छा लगता, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो होता है वो पर्टिकुलर सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस करता है, बट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस करने पर जो एक पर्सन सुन रहा है साउंड को, उसकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है, लिसनर ईयर की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि वो साउंड उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं, मतलब वो उसको म्यूज़िक लग रही है कि नॉइस लग रहा है। जैसे म्यूज़िक तो होता है एक अच्छा, मतलब डिसेंट जो साउंड है वो हमें अच्छा लग रहा है, बट नॉइस क्या होता है जो हमें हार्श करता है ईयर्स को, जो हमें अच्छा नहीं लगता, उसे हम नॉइस बोलते हैं। तो किसी पर्सन के लिए जो ये वाला साउंड होगा जो हमें इमेज में शो हो रहा है वो साउंड तो अच्छा उसे लगेगा, बट कई पर्सन के लिए ये साउंड अच्छा नहीं होगा, उसका हेडेक हो रहा होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन।
नेक्स्ट वी हैविंग यूनिट्स ऑफ लाउडनेस। तो यूनिट ऑफ लाउडनेस क्या है? यूनिट ऑफ लाउडनेस इज मेजर्ड इन बेल। एक्चुअली ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन डिस्कवर किया उसके नेम से क्या हमने यूनिट ऑफ लाउडनेस रख दी, दैट इज बेल। और इसे हम डेसिबल की फॉर्म में भी, डेसिमल की यूनिट्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे एक्चुअली ऐसा यूनिट ऑफ जो लाउडनेस है वो बेल है, बट हम यूज़ कौन सी वैल्यूज़ में करते हैं? हम हमेशा यूज़ करते हैं लाउडनेस को डेसिबल की वैल्यूज़ में, ठीक है। तो 1 डेसिबल में 1/10 बेल होती है। डेसी मीन्स 1/10, तो 1 डेसिबल में 1/10 बेल होती है, ठीक है। अ नॉर्मल पर्सन कैन जस्ट हियर अ साउंड हुज एनर्जी लेवल इज 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। एक नॉर्मल पर्सन क्या है, कितने एनर्जी लेवल वाली साउंड सुन सकता है? वो 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर वाली साउंड एनर्जी को ईजिली सुन सकता है, ठीक है। और जो एक 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर वाली एनर्जी है उसे हम बोलते हैं 0 डेसिबल। -11 वाली एनर्जी को 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 30 डेसिबल, लाइक दिस वी आर हैविंग। लाउडनेस की ये एनर्जी लेवल है और ये लाउडनेस की डेसिबल में वैल्यूज है, ठीक है। तो ये हमें कुछ चार्ट गिवन है कि जो रस्टलिंग ऑफ ट्री लीव्स होता है, जो ट्री की लीव्स मतलब ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो सिंपली क्या है, 10 डेसिबल वाला साउंड है, जो कि वेरी फेंट, वेरी वेरी फेंट, बहुत कम साउंड है जो हमें सुनता भी नहीं अच्छे से, ठीक है। जब हम विस्पर कर रहे हैं, मतलब फुसफुसा रहे होते हैं कि कान में कुछ बोल दिया, उसके कान में कुछ बोल दिया, कान में बोलने वाले जो साउंड होता है वो 20 to 25 लेवल वाला होता है। 20 to 25 डेसिबल वाला साउंड होता है, जो कि वेरी फेंट साउंड, जो भी सुनना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ऑर्डनरी कन्वर्सेशन, जब हम आम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसमें साउंड कितना 40 to 60 डेसिबल होता है, दैट इज नॉर्मल लाउडनेस, जो हमें नॉर्मली अच्छे से सुन सकते हैं। देन वी आर हैविंग रिंगिंग ऑफ टेलीफोन बेल, उसकी लाउडनेस कितनी होती है? 70 डेसिबल होती है, जो कि लाउड साउंड होता है, मतलब उसकी जो लाउडनेस है आम नॉर्मल लाउडनेस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वी हैविंग हैवी ट्रैफिक इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, जब हैवी ट्रैफिक को, जो हॉर्न पे हॉर्न आ रहे हैं, ठीक है, हॉर्न पे हॉर्न की आवाज़ में कितनी होती है? 80 to 90 डेसिबल, जो कि वेरी लाउड साउंड होती है। और जो 80 वाले अबव वाले साउंड होते हैं ना, 80 डेसिबल के अबव वाले साउंड होते हैं, अबव 80 डेसिबल्स, उसे हम बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स, फॉर आवर माइंड ऑल्सो। तो क्या होगा, 80 से अबव वाले जो हो गए साउंड, उसे हम बोलेंगे नॉइस पोल्यूशन। देन वी आर हैविंग फैक्ट्री नॉइस, फैक्ट्री में से कितनी आवाज़ आती होती है, उसकी कितनी लाउडनेस होती है? 100 to 110 डेसिबल, जो कि पेनफुल लाउड होता है, मतलब हमारे ईयर्स दर्द होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैविंग रॉक कॉन्सर्ट, जो रॉक कॉन्सर्ट में म्यूजिक लगे होते हैं, डीजे लगे होते हैं, उसमें क्या कितना होता है? 110 to 120 डेसिबल, जो भी काफ़ी पेनफुल लाउड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग फॉर जेट प्लेन, रॉकेट एट टेक ऑफ, ये सभी क्या होते हैं? वेरी पेनफुल। और जो रॉकेट एट टेक ऑफ है उसके तो वेरी डेंजरस होते हैं, वो हमारे कान भी खराब हो सकते हैं। So next we're having third characteristic of sound, that is timbre. So what do you mean by timbre? See carefully. Actually in timbre it is a quality of sound. Means हम जब भी कोई sound की quality को distinguish कर देते हैं. For example हमारे पास यहाँ पे मेरे सामने for example 2 ladies खड़ी हैं. उसमें से एक मेरी जो है वो mother है और एक मेरी teacher है, ठीक है. जब mother for example मेरी जो eyes है वो close है, मेरी आइज़ क्लोज है और मेरे सामने 2 लेडीज़ खड़ी हैं, वन मेरी मदर है एंड सेकंड मेरी टीचर है, ठीक है। जब मैं आइज़ क्लोज कर लूँगी और मेरी मदर बोल रही है, तो मैं आइज़ क्लोज करके भी समझ जाऊँगी ना कि वो मेरी मदर बोल रही है, या अगर मेरी टीचर बोल तो मैं आइज़ क्लोज करके भी समझ जाऊँगी मेरी टीचर बोल रही है। कैसे समझ आएगा? फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर और मेरी जो टीचर है उन दोनों की जो लाउडनेस है, मीन्स इनकी भी लाउडनेस इतनी है और इनकी भी लाउडनेस इतनी है, ठीक है। इन दोनों की लाउडनेस और यू कैन से एम्पलीट्यूड, इन दोनों का एम्पलीट्यूड और इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें भी फॉर द सेम सेकंड और सेम टाइम सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ टाइम सेम ऑसिलेशंस है, ठीक है। तो अगर उनकी जो लाउडनेस है और यू कैन से एम्पलीट्यूड है और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, भले दोनों की लाउडनेस और एम्पलीट्यूड और यू कैन से फ्रीक्वेंसी और पिच सेम है, बट स्टिल मैं उनमें से डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ कौन मेरी मदर है कौन मेरी टीचर है। हाउ? बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड नोन एज टिम्बर। तो टिम्बर क्या करता है, डिस्टिंग्विश कर देता है साउंड को फ्रॉम द वन साउंड टू द अनदर साउंड। एक्चुअली साउंड डिफरेंशिएट हुआ कैसे? वैसे तो दोनों साउंड में क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है या एम्पलीट्यूड है वो सेम है और यू कैन से लाउडनेस और पिच जो है वो सेम है, बट इसमें क्या हुआ कि जो वेव फॉर्म है वो डिफरेंट है। इसमें वेव फॉर्म कुछ ऐसी है और इसमें वेव फॉर्म कुछ ऐसी है, शार्प है, ठीक है। तो ये वेव फॉर्म की हेल्प से मैंने क्या किया, डिस्टिंग्विश कर लिया बिटवीन माई मदर्स वॉइस एंड बिटवीन माई टीचर्स वॉइस, ओके, एंड दिस इज नोन एज टिम्बर। So this is all about our chapter number 7, that is sound of class 8 ICSE physics. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.